एक तरफ बिहार का एक बाहुबली, दूसरी तरफ एक टेनिस स्टार, और इन दोनों के बीच हजारों गोलियों की बौछार, एक फिल्मी प्रेम कहानी और एक ऐसा कत्ल जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। चलिए आज पप्पू यादव की इसी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये शब्द हैं खुद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव के। और ये एक लाइन ही हमें सीधा बिहार की उस दुनिया में खींच ले जाती है जहां सियासत और जुर्म के बीच की लकीर अक्सर मिट जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये शख्स जिसे दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती है, और इनकी कहानी में ऐसा क्या है जो किसी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी मात दे दे। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सफर एक बड़े जमींदार के बेटे से शुरू होकर इलाके के सबसे खूंखार गैंग लीडर बनने तक कैसे पहुंचा। सोचिए, 1967 में मधेपुरा के एक रईस जमींदार परिवार में एक लड़का पैदा होता है। बचपन तो ठाट बाट से गुजरा, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते रास्ता पूरी तरह बदल गया। कॉलेज की लड़ाइयों से नाम कमाया, अपनी माँ के गहने बेचकर पहली बंदूक खरीदी, और फिर एक लड़ाई के चक्कर में जेल भी पहुंच गए। और उसी जेल में उनकी मुलाकात हुई हिस्ट्री शीटर अर्जुन यादव से। कुछ वक्त बाद जब अर्जुन यादव की मौत हुई तो उसके गैंग की कमान पप्पू यादव के हाथों में आ गई। और यहाँ देखिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में, सोचिए सिर्फ 23 साल, जब पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया तो ये जनाब निर्दलीय चुनाव में उतरे और जीत भी गए। बस यहीं से शुरू हुआ सियासत और जुर्म का वो कॉकटेल जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आती है। ये वो दौर था जब पूरा बिहार मंडल कमीशन की आग में सुलग रहा था, और इसी आग से निकलकर कोसी के इलाके में एक मंडल हीरो का जन्म हो रहा था। उस वक्त बिहार की जमीन दो खेमों में बटी थी। एक तरफ थे पप्पू यादव, ओबीसी आरक्षण का चेहरा, यादवों के नेता, और उनके ठीक सामने खड़े थे आनंद मोहन सिंह, राजपूतों की आवाज और आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी। देखते ही देखते उनकी ये निजी दुश्मनी पूरे बिहार की जातीय लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। और ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक नहीं रुकी, सरेआम आनंद मोहन के काफिले पर हमला हुआ, उनके 2 समर्थक मारे गए। एक बार तो आनंद मोहन ने पुलिस स्टेशन में छिपकर अपनी जान बचाई, और फिर हुआ जवाबी हमला पप्पू यादव पर। कहते हैं कि ये शूटआउट 8 घंटे चला और इसमें करीब 10,000 राउंड गोलियां चली। इस गैंग वॉर ने 100 से ज्यादा जानें लीं। अब इस खून खराबे गैंग वॉर और गोलियों की तरतराहट के बीच एक ऐसी लव स्टोरी शुरू होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट को फेल कर सकती है। तो होता यूं है कि 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद है। एक दिन यूं ही एक फैमिली एल्बम पलट रहे होते हैं और उनकी नज़र एक तस्वीर पर अटक जाती है। तस्वीर थी एक टेनिस खिलाड़ी रंजीत रंजन की, और बस पहली नज़र में ही दिल दे बैठे। जमानत पर बाहर आते ही पहला काम क्या किया, सीधा पटना से पंजाब पहुंच गए उनके पीछे पीछे। लेकिन एक सिख परिवार अपनी टेनिस स्टार बेटी की शादी एक बिहारी बाहुबली से कैसे कर देता? परिवार ने साफ इनकार कर दिया। इस ना का असर पप्पू यादव पर ऐसा हुआ कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। मामला इतना बड़ा कि आखिरकार कांग्रेस के एक बड़े नेता एसएस अहलूवाला को बीच बचाव करना पड़ा। तब जाकर परिवार शादी के लिए राजी हुआ। और फिर साल आया 1994, दोनों की शादी हो गई। और कमाल की बात देखिए, यही वो साल था जब उनके सबसे बड़े दुश्मन आनंद मोहन के साथ चली आ रही खूनी जंग भी खत्म हुई। मानो जिंदगी में प्यार आया तो नफरत और हिंसा का एक अध्याय खत्म हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी सीधी साधी नहीं है। जिंदगी में शांति के कुछ ही साल बीते थे कि एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थे अजित सरकार, पूर्णिया से 4 बार के विधायक और मजदूरों गरीबों के नेता। उनकी ईमानदारी का आलम ये था कि 15 साल विधायक रहने के बाद भी वो किराए के मकान में रहते थे। यही वो शख्स थे जिन्होंने 1995 के चुनाव में पप्पू यादव को हराया था, और वो खुलकर पप्पू यादव के तौर तरीकों का विरोध भी करते थे। 14 जून 1998 अजित सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्हें कितनी गोलियां मारी गईं? 107, 107। ये नंबर ही अपने आप में इस कत्ल की वहशत को बयां करने के लिए काफी है। इस कत्ल का इल्जाम सीधा पप्पू यादव पर आया। 1999 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। लगा
कि ये चैप्टर अब बंद हो गया, लेकिन नहीं। 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट यानी सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। सीबीआई की अपील आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है, एक बिल्कुल नया अवतार, एक समाज सेवी और राजनेता का। उन्होंने सरेआम अपने बाहुबली वाले अतीत से तौबा कर ली। अब वो बन गए थे लोगों के मददगार। बिहार में बाढ़ आए या कोरोना की महामारी, पप्पू यादव मदद के लिए सबसे आगे खड़े दिखते थे। इसका असर भी हुआ। 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते, और तो और 2015 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड तक मिला। धीरे धीरे उनकी बाहुबली वाली छवि गरीबों के मसीहा वाली छवि में बदलने लगी। और उनकी ये पकड़ आज भी कितनी मजबूत है, इसका सबसे बड़ा सबूत है 2024 का लोकसभा चुनाव। जब बड़े गठबंधनों ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो अकेले दम पर निर्दलीय लड़े और पूर्णिया से एक जबरदस्त जीत हासिल की। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? पॉलिटिकल कमबैक, नई इमेज, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। जिस फिल्मी लव स्टोरी से सब शुरू हुआ था, हाल ही में उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने खुद ये बयान दिया कि दोनों के बीच अब सब ठीक नहीं है और वो पिछले 1.5-2 साल से अलग रह रहे हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पप्पू यादव और बाकी सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए, तो फिर अजित सरकार को किसने मारा? वो 107 गोलियां किसने चलाईं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी बिहार की सियासत की किसी अंधेरी गली में दफन है।